गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वायुमंडल के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मानसूनी पवन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस भाग में हम लोग देखेंगे कि मानसूनी पवन होती क्या है, इसके जो प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और अगला करेंगे इसकी क्रिया विधि या इसकी उत्पत्ति के जो संबंधित संकल्पनाएँ हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानसूनी पवन होती क्या है। तो जैसा कि अभी तक हम लोग डिस्कशन किए हैं कि पवन 3 तरह की होती हैं, जो एक प्राथमिक पवन, दूसरा द्वितीयक पवन और तीसरा तृतीयक पवन। ठीक है, जो प्राथमिक पवन था वो ग्राही पवन थी या सनातनी पवन कहा जाता था, जिसको प्लेनेटरी विंड के भी नाम से जानते थे। और जो सेकेंडरी या द्वितीयक पवन था वो मौसमी पवन या सामयिक पवन के नाम से जानते थे। ठीक है, और जो तीसरा था लोकल विंड था या स्थानीय पवन के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये अभी हम लोग जो मानसूनी पवन डिस्कस करने जा रहे हैं तो सेकेंडरी विंड है। सेकेंडरी विंड मतलब द्वितीय पवन है, जो कि सामयिक पवन के नाम से जानते थे। ठीक है, तो इसका सामयिक पवन उसे कहते हैं कि जो समय के अनुसार या ऋतु के अनुसार अपना दिशा परिवर्तित कर देता है, उसको सामयिक पवन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो पवन मानसूनी पवन है ये भी वर्ष में 2 बार अपना दिशा परिवर्तित करती है, इसलिए इसको मानसूनी पवन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, एक मानसूनी पवन का खास गुण है कि ये साल में स्थल से सागर की ओर और सागर से स्थल की ओर दोनों चला करती हैं। इस वजह से इसको स्थलीय समीर या सागरी समीर का बृहद रूप भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको दोनों चीज़ कह सकते हैं, मानसूनी पवन भी कह सकते हैं और इसको जो सागरी समीर या स्थलीय समीर है इसका बृहद का रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारक है इसको मानसून को प्रभावित करने वाले जितना भी कारक अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, लगभग सब ऑलरेडी ये डिस्कस किया जा चुका है, ये पिछले क्लास में बताया जा चुका है। केवल एक एल नीनो या लाल नीनो, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं किए हैं। इसको हम लोग बाद में हालांकि डिस्कस करेंगे, जो मानसून को जो चैप्टर पढ़ने के बाद से, क्योंकि इसका जो प्रभाव है मानसून की उत्पत्ति के पश्चात ही इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसको बाद में डिस्कस किए जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसको संक्षेप में रिकॉल कर लेते हैं कि ताकि ये अच्छे ढंग से समझ में आएगा, तभी ये जो मानसून के जो क्रिया विधि है वो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो मानसून का जो क्रिया विधि है या उत्पत्ति है काफ़ी जटिल है। ठीक है, देखने में वैसे जटिल तो लगता है, लेकिन वास्तव में ये जटिल है नहीं, क्योंकि ये जो प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं इसको हम लोग यदि अच्छे ढंग से समझ जाएंगे तो बाकी इसको समझना कठिन नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसी का सम्मिलित प्रभाव ये मानसूनी हवाएं हैं या पवनें हैं। ठीक है, ये सबका सम्मिलित, ये यदि अलग अलग फैक्टर के अलग अलग ढंग से इसको देखेंगे तो इसका प्रभाव अलग अलग होगा, लेकिन इसको जब जो प्रभावित करने वाले कारक हैं इसका सम्मिलित प्रभाव देखेंगे तो मानसूनी पवन के रूप में ही इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये पूर्वी जेठ धारा। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि पूर्वी जेठ धारा जो तिब्बत के पठार पर तापमान ज़्यादा बढ़ने की वजह से इसका शुरुआत होता था। ये ग्रीष्म काल में हुआ करता था। अभी हम लोग जो जिस समय जेठ धाराओं के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जो नहीं वीडियो देखा होगा जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा जेठ धारा से संबंधित, उसमें ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। फिलहाल अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे कम तापमान की वजह से ही ये जेठ धाराओं की उत्पत्ति होती है। यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगती हैं और क्षोभ मंडल में जाने के बाद फिर विषुवत रेखा की तरफ मुड़ जाती हैं और जाके मेडागास्कर के आसपास वहीं अवतलन होता है इसका। ठीक है, अब पुनः जो व्यापारिक हवा है उसके साथ मिल करके फिर पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में मिल जाती हैं और इसमें सहायक होती हैं। ठीक है, तो ये है पूर्वी जेठ धारा। दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ। जैसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी डिस्कस किए थे कि जो उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी पछुआ हवा है, पछुआ जेट स्ट्रीम है, वही है यहाँ आकर के जैसे 20 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में दोनों गोलार्धों में चला करते हैं। ठीक है, तो वही जैसे यहाँ पे आ रही हैं इसका भी प्रभाव मानसून पे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसको डिस्कस किया गया है। और ITC जेट, जैसे हम लोग जानते हैं कि दोनों व्यापारिक पवनें, दोनों गोलार्धों की जो व्यापारिक पवनें होती हैं आके विषुवत रेखा पे अभिसरण करती हैं। ठीक है, अभिसरण करने से पहले बीच में ही यहाँ से इसका उत्थान हो जाता है, और अभिसरण जो जिस भाग में करती हैं, जैसे विषुवत रेखा है
इसकी पूरी तरह विषुवत रेखा पर न करके इसे जो भाग जिस भाग में अभिसरण होता है उसको ITC जेट की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये होता है ITC जेट। जो उत्तर वाला विषुवत रेखा को ऊतर वाला भाग जो होता है उसको नॉर्थ ITC जेट बोलते हैं। ठीक, ITC जेट मतलब इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, मतलब अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, ये उत्तर वाला के नॉर्थ ITC जेट बोलते हैं, जबकि साउथ वाले को साउथ ITC जेट बोलते हैं, ITC जेट। ठीक है, तो ये है ITC जेट। ये अभिसरण ये जैसे उसके उत्तर सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने से भी ऊपर शिफ्ट होते रहते हैं, उत्तरायण या दक्षिणायन इसका भी होता है। और जो ये बीच वाला भाग होता है इसमें डोलड्रम की पेटी होते हैं। ठीक है, डोलड्रम जिससे शांत क्षेत्र होता है, इसमें क्षैतिज हवाओं का बिल्कुल ही संचलन नहीं होता है। ठीक है, तो ये है ITC जेट। इसका भी प्रभाव पड़ता है। हम लोग जैसे देखेंगे कि आगे मानसून की उत्पत्ति जब क्रियाविधि देखेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, और दूसरा है, अगला है सूर्य का उत्तरायण या दक्षिणायन होना। ठीक है, जैसे कि इसका जो पूरा मानसून इसी पर निर्भर रही है कि सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने की वजह से ही इसका दिशा में परिवर्तन होता है या मानसून की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। अगला है ला नीना या एल नीनो या ला नीना। ठीक है, इसको तो जैसे बता रहे हैं कि बाद में इसको पूरा डिस्कस करने के बाद इसको शामिल किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, या अगले क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इसको डिटेल में करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है हिमालय पर्वत श्रेणी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी का मानसूनी हवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इसका दो तरह से योगदान है। एक तो यहाँ पे जो यहाँ से उत्तर से लेकर ये पूर्वी भाग, पश्चिम से पूर्व भाग तक अवस्थित हैं, तो मानसूनी हवाओं को रोक करके वहाँ वर्षा कराते हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है इसलिए कि जो इस पर हिमच्छादन का पूरे बर्फबारी हुआ है या हिमच्छादन हुआ है, उसके वजह से भी कुछ इसके में प्रभावित करता है इसको। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कैसे इसका प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको उत्पत्ति या क्रियाविधि। तो उत्पत्ति के संदर्भ में दो संकल्पनाएं मुख्य रूप से माना जाता है। जो पहला संकल्पना है या ये पुरानी संकल्पना है, इसको पहले यही माना जाता था। तापी संकल्पना को हेले महोदय ने दिए थे, हेले। ठीक है, इनका मानना ये था कि जैसे स्थलीय भाग में हम लोग स्थलीय समीर या जलीय समीर देखे थे, उसी को ही बोले थे कि यहाँ पे जैसे स्थलखंड है या जलीय भाग है, तो स्थल भाग में यहाँ पे जलीय भाग जल्दी ये ज़्यादा गर्म हो जाता है तो लो प्रेशर हो जाता है, और ये रात के समय ये ठंडा रहता है या हाई प्रेशर बन जाता है, तो यहाँ पे हवा इधर से चलने लगती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती है। या तो इसी प्रकार से ये ऋतु के अनुसार करने लगे। ठीक है, जैसे ग्रीष्म काल आते हैं तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा हो जाता है, और जो जलीय भाग होते हैं या सागरीय भाग होता है वहाँ पे ठंडी होता है अपेक्षाकृत। तो ग्रीष्म ऋतु के समय जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर हवाएं चलने लगती हैं, और जब शीत ऋतु आती है तो ये ठंडा हो जाता है, ये अपेक्षाकृत गर्म रहता है। यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है तो यहाँ से इधर की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। तो इसी को तापी संकल्पना के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही सुपरफिशियल टाइप का संकल्पना था। इसमें बहुत कुछ इसमें शामिल नहीं किया गया, जैसे जेट स्ट्रीम का इसमें शामिल नहीं किया गया था, या अन्य कई चीज़ों का इसमें समावेश नहीं किया गया था, इसलिए इस संकल्पना को बहुत अभी ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। ठीक है, केवल एक जो कि बिल्कुल पहले कोई सिद्धांत नहीं था इसके, लेकिन ये बाकी जो सिद्धांत बने हैं उसको आधार का काम केवल करता है। ठीक है, अब अगला है नवीन सिद्धांत या रिसेंट थ्योरी बोलते हैं, या इसको जेट धारा संकल्पना के नाम से जानते हैं। ठीक है, जेट धारा संकल्पना, इसके अनुसार ही हम लोग देखते हैं कि इसका उत्पत्ति या क्रियाविधि कैसे हुई है। तो सबसे पहले क्रियाविधि के पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी स्थिति जान लेते हैं कि प्रत्येक समय, हर समय इसकी स्थिति, यदि सूर्य की स्थिति समझेंगे तो हम लोग पूरा ये जो इसका क्रियाविधि है अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक आदर्श स्थिति के रूप में, आदर्श स्थिति जैसे होता है कि विषुवत रेखा पर यदि सूर्य सीधी किरणें पड़ रही हैं तब की स्थिति क्या होगा। ठीक है, ये सूर्य जब यहाँ पे सीधी किरणें पड़ती हैं तो जो व्यापारिक हवा है इसका संचलन इसका दक्षिणी पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम होता है, और इधर जो दक्षिणी व्यापारिक हवा है दक्षिणी गोलार्ध की, उसका
दक्षिणी पूर्वी से उत्तर पश्चिमी की तरफ होता है। ठीक है, और इसका जब शिफ्टिंग का समय उत्तरायण या दक्षिणायन होने के समय धीरे धीरे ये इसका भी बेल्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट होने लगता है। ठीक है, और ये जो ITC जेट है, ITC जेट का भी इसके साथ साथ जैसे भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पे चमकते हैं या सीधी किरणें इस पे पड़ती हैं। ठीक है, तो ये एक आइडियल स्थिति है। इसके साथ साथ जब 21 मार्च के बाद से धीरे धीरे सूर्य का उत्तरायण होने लगता है, तो उत्तरायण होने लगता है तो जैसे जैसे उत्तरायण होते वैसे वैसे जो ITC जेट हैं, ITC जेट भी धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है। ठीक है, ये उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण होने का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी ये इसका जो व्यापारिक हवा यहाँ पे मिल हो रही थी, तब ITC जेट ऊपर आने के बाद से यहाँ मिलेगी। ठीक है, इस टाइप का ये डायरेक्शन बन जाएगा। फिर यदि और ये ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पे मिलेगी। ऐसे ऐसे करते करते जैसे जितना ऊपर चली जाएगी ITC जेट, वैसे ही ये पूरा बेल्ट धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, और ये हवाओं का जो डायरेक्शन होगा धीरे धीरे और भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे इसका उत्तरायण हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे ITC जेट का भी उत्तरायण हो रहा है और हवाओं का जो दिशा है वो भी धीरे धीरे बदलते हुए चला जा रहा है। ठीक है, तो इस समय धीरे धीरे तापमान इधर का बढ़ते जाता है और यहाँ पे लगभग लो प्रेशर धीरे धीरे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे लो प्रेशर बनने लगता है। जब लो प्रेशर बनता है तो ये इस ऋतु में जो पछुआ जेट स्ट्रीम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसा भी हम लोग इसके पहले डिस्कस किए थे पिछले क्लास में कि यहाँ भी पछुआ पवन के कारण भी जो पछुआ विक्षोभ होता है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, पछुआ जो जेट स्ट्रीम के जो दक्षिणी भाग होता है वो भारत में पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके कारण भी ये स्थापित रहता है, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये धीरे धीरे लोप होने लगता है। ठीक है, बाकी क्षीण हो जाता है, बिल्कुल ही इसके बाद से खत्म हो जाता है। जून आते आते बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है और पूरे क्षेत्र में तापमान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का तापमान लगभग 32 डिग्री से भी अधिक हो जाता है, 32 डिग्री टेम्परेचर से भी अधिक हो जाता है। जबकि इसका यहाँ पे टेम्परेचर राजस्थान में तो और भी ज़्यादा होता है, 40-48 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच जाता है एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, 40 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। ठीक है, और ये पूरे क्षेत्र में एक गर्म हवा चलने लगती है जिसका नाम है लू। ठीक है, लू के नाम से जानते हैं। यह लगभग दिन के समय लगभग दोपहर के बाद से आंधी या तूफान के रूप ले लेती हैं। लगभग शाम के समय आते आते आंधी के रूप में चलने लगती है, काफ़ी धूल भरी ये आंधी होती है। ठीक है, ये उत्तरी भारत में इसको लू कहते हैं, जबकि ये पश्चिमी बंगाल में असम साइड में इसको नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस समय जो हवाएं होती हैं ये पश्चिम से पूरब की तरफ ही इधर से हवाएं आने लगती हैं। ठीक है, अब ऐसे धीरे धीरे करते करते जब सूर्य के उत्तरायण होते होते 21 डिग्री आता है, 21 जून पर जैसे कर्क रेखा पर हम चमकने लगता है। ठीक है, और ये होता है, इसको ग्रीष्म ऋतु को संज्ञा देते हैं। जो 15 मार्च से 15 जून के बीच का जो समय होता है ग्रीष्म ऋतु के समय ये होता है। ठीक है, धीरे धीरे पूरा सूर्य उत्तरायण हो रहा है और 21 जून तक जाते जाते पूरे कर्क रेखा पर चमकने लगता है। ठीक है, तो कर्क रेखा पर जिस समय चमकता है सूर्य उस समय वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इस समय हम लोग देखते हैं कि इस समय मौसमी दशाएं या वायु का संचलन किस ढंग से हो रहा है। ठीक है, तो 21 जून के जैसे हम लोग बता रहे हैं कि कर्क रेखा पर धीरे धीरे सूर्य चमकने लगता है और जो ITC जेट हैं वो और भी कर्क रेखा के भी काफ़ी ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, और यहाँ तक जाके लगभग इसका अभिसरण होने लगता है और जितने भी ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं हैं और शिफ्ट होकर यहाँ तक पहुँच जाती हैं। ठीक है, और इसका जो मार्ग होता है यहाँ विषुवत रेखा क्रॉस करने के बाद से, ठीक है, अभी यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध में केवल दक्षिणी पूर्वी से उत्तरी पश्चिमी की तरफ चल रही थी, जबकि यहाँ से विषुवत रेखा पार करने के बाद से दक्षिण पश्चिमी से ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, इसका उत्तर पूर्व इसका दिशा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका संचालन होने लगता है। ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ पे ये मानसून द्रोणी के रूप में ये बन जाता है। ठीक है, ITC जेट को मानसून द्रोणी के भी रूप में जानते हैं। ठीक है,
अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि संचालन कैसे होता है। जिस समय कर्क रेखा पे सूर्य चमकते हैं तो पूरा बेल्ट धीरे धीरे शिफ्ट हो चुका रहता है, ठीक है। और ये जो मानसूनी हवाएं चलती हैं ये यहाँ से दो भाग में डिवीजन हो जाते हैं। इसका एक भाग चला जाता है जो अरब सागर वाली शाखा कहते हैं, और दूसरा होता है जो पश्चिमी बंगाल की खाड़ी वाला शाखा हो जाता है, ठीक है। तो एक बंगाल की खाड़ी वाला शाखा हो गया, दूसरा अरब सागर का शाखा हो गया। तो कन्याकुमारी से इसका अलग अलग डिवीजन हो जाता है, ठीक है। और ठीक इसी समय यहाँ पे जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पूर्वी उष्ण जो पवन है, ठीक है, पूर्वी पवन का भी जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है इसका भी यहाँ पे तापमान तिब्बत के यहाँ तापमान कम ज़्यादा हो जाने की वजह से लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हवाएं ऊपर उठने लगती हैं और विषुवत रेखा पे आने के पश्चात फिर ये क्षोभ मंडल के पास आने के बाद से विषुवत रेखा की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। ये 3D में नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ऊपर क्षोभ मंडल के तरफ गया 12 किलोमीटर के आसपास, वहाँ से मुड़ के और उसके बाद से विषुवत रेखा की तरफ आया। विषुवत रेखा पार करने के बाद से मेडागास्कर के पास, यहाँ मेडागास्कर अफ्रीका के पास मेडागास्कर के पास उतरता है और व्यापारिक हवाओं के साथ मिल करके और पुनः इसका जो दक्षिणी व्यापारिक पवन है इसके साथ पुनः चलने लगता है और इसका जो दिशा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाता है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी चलने लगता है और इसकी भी तीव्रता को, जो मानसून है उसको भी तीव्रता को काफ़ी बढ़ा देता है, ठीक है। तो एक हुआ ये पश्चिमी जो पूर्वी जेट धारा है उसका प्रभाव है, और दूसरा भी प्रभाव होता है यहाँ पे जैसे लो प्रेशर, जैसे हम लोग बता रहे हैं कि तापमान ज़्यादा होने की वजह से ये काफ़ी लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है। काफ़ी ये मरुस्थली, चूँकि थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है, काफ़ी चूँकि रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसमें तापमान और ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी वो निम्न दबाव का केंद्र बन जाता है। और यहाँ से जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो ये भी क्षोभ मंडल के आने के पश्चात फिर ये भी विषुवत रेखा की तरफ मुड़ जाती हैं और धीरे धीरे आके ये पूर्वी जो उष्ण पूर्वी जेट है इसके साथ मिल जाती हैं और ये पुनः और भी इसका शक्ति में वृद्धि कर देती हैं, ठीक है। और ये भी इसी के साथ ही संचालित होने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 फैक्टर काम कर रहा है। एक पहला फैक्टर तो ये जो पूर्वी जेट है, ठीक है, पूर्वी जेट हवा के द्वारा, और दूसरा है यहाँ पे जो लो प्रेशर का बेल्ट बन रहा है, ठीक है। लो प्रेशर का बेल्ट जो केंद्र बना हुआ है, यहाँ से हवाएं उठकर और इसके साथ मिल जाती है विषुवत रेखा पे आने के बाद से। और तीसरा होता है जो, जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ से हिमालय पर्वत है, ठीक है। हिमालय पर्वत है पूरी तरह से बर्फ से आच्छादित रहता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बर्फ में का एल्बिडो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। एल्बिडो तो हम लोग जानते ही होंगे सब लोग कि जो कोई भी वस्तु होते हैं जितना ज़्यादा अपने प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं उसको एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। तो जो बर्फ का एल्बिडो होता है लगभग 80 से 90% होता है, ठीक है, 90% के आसपास होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं पूरे हिमालय क्षेत्र में पूरा बर्फ आच्छादित है, ठीक है। तो उसका भी एल्बिडो कम से कम जितना भी सूर्य से विकिरण आता है वो पूरा परावर्तित कर देता है और वो भी तापमान बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और उसको के वजह से भी कुछ हवाओं के जो गति में तीव्रता आती है और वो भी इसी पूर्वी जेट के साथ मिल करके, ठीक है, यहाँ से उठ करके पूर्वी जेट के साथ मिल करके चली जाती है यहाँ पे और वो भी मानसून की उत्पत्ति के तीव्रता और ज़्यादा बढ़ा देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मानसून पूरी तरह से धीरे धीरे काफ़ी विकसित हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मानसून आता है लगभग 1 जून के आसपास केरल तट पे पहुँचता है, ठीक है। 1 जून को केरल तट पे, जो हालांकि इसके पहले जो भारत में यदि कहा जाए तो अंडमान निकोबार पे पहले ही पहुँच जाता है। 25 मई को यहाँ अंडमान निकोबार है, 25 मई को ही पहुँच जाता है, ठीक है, 25 मई को। लेकिन जो भारत की मुख्य भूमि पर कहा जाए तो 1 जून को यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। और यहाँ से 2 भागों में डिवाइड होकर एक चला जाता है अरब सागर की शाखा बोलते हैं और दूसरा बंगाल की खाड़ी का शाखा बोलते हैं, ठीक है। 2 शाखाओं में डिवीजन हो जाता है। अब देखते हैं कि इसका विस्तार कैसे होता है या इसका संचालन कैसे होता है, ठीक है। तो 1 जून को तो यहाँ आ गया, उसके बाद से धीरे धीरे ये पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी वाला शाखा इधर चला जाता है और धीरे धीरे मुड़ के और जितने भी
यहाँ पे भी एक जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, लेकिन बीच में कटा फटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बीच में प्रवेश करती है, जैसे यहाँ पे कावेरी जो नदी का घाटी है उसमें प्रवेश करती हैं, फिर आगे जो कृष्णा नदी घाटी है, गोदावरी नदी घाटी है या महानदी घाटी है, इसके प्रवेश करके और अंदर की तरफ प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। और प्रवेश करके और अंदर की तरफ काफ़ी वर्षा करती हैं, ठीक है। और जो अरब सागर वाला शाखा है, अरब सागर वाला शाखा यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सह्याद्री पहाड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ से चूँकि हवाएं आती है और इसमें आर्द्रता की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे टकरा के पर्वतीय वर्षा कर देती हैं, ठीक है, क्योंकि पर्वत से जब ऊपर निकलने लगती हैं तो काफ़ी संघनन हो जाता है, वहीं पे वर्षा ज़्यादा कर देती हैं। तो ये वाला जो बेल्ट है काफ़ी ज़्यादा वर्षा के क्षेत्र हैं, लगभग 200 से अधिक 200 या 250 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, ठीक है। इस भाग में 200-250 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। उसके बाद जो वो हवाएं पार करती हैं उसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। ये जो हवाएं आती हैं यहाँ से, सह्याद्री पहाड़ी है ये, तो यहाँ पे हवाएं ऊपर उठती हैं, यहाँ बादल का निर्माण संघनन होकर बारिश काफ़ी ज़्यादा कर देती है, ठीक है, यहाँ बरस जाती है। जब इसके अगले भाग में पर्वत के उस भाग में उतरती हैं तो ये पूरी तरह से शुष्क हो चुकी होती हैं और ये वाला भाग बिल्कुल वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। या वृष्टि छाया क्षेत्र उसको कहते हैं, यहाँ पे वर्षा बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में इसको वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भाग काफ़ी, जो उसके सामने वाला भाग है काफ़ी वर्षा वाला भाग है, नमी आर्द्रता वाला भाग है, जबकि अगला भाग इधर का भाग बिल्कुल शुष्क भाग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो सह्याद्री पहाड़ी है यहाँ से वहाँ तक, सह्याद्री पहाड़ी वहाँ से बिल्कुल ही सूखाग्रस्त हो जाता है, और जबकि इसके पश्चिम वाला भाग, सह्याद्री पहाड़ी के पश्चिम वाला भाग पूरी तरह से ज़्यादा इसमें वर्षा वाला क्षेत्र हो जाता है, लगभग 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा हो जाता है, ठीक है। और जो ये 3 शाखाओं में यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। जो पहला शाखा है यहाँ पे नर्मदा और तापी के रूप में चला जाता है। दूसरा जो शाखा है यहाँ से खंभात के खाड़ी की तरफ होते हुए माही नदी होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पे जो अरनब कच्छ है, इससे भी हवा निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यहाँ से भी जो बीच बीच में कई गैप हैं, दोनों जो सह्याद्री पर्वत है इसके बीच बीच में दर्रा है, ठीक है। जो गैप होते हैं इसको दर्रा नाम देते हैं। तो दर्रा से भी प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। कई दर्रे हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऊपर है थाल घाट है, भोर घाट है, उसके बाद पाल घाट है, उसके बाद सेनकोटा दर्रा है, इस टाइप से कई दर्रे बने हुए हैं। तो इसमें भी जो मानसूनी पवन है प्रवेश कर जाती है और आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा बहुत 40 से 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा करती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हल्का फुल्का वर्षा हो जाता है। और ये वाला जो भाग होता है खंभात की खाड़ी वाला, माही नदी होते हुए भी अंदर की तरफ प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और जो तापी नदी या नर्मदा नदी की घाटी से जो प्रवेश करती है हवा, ये सतपुड़ा पठार के दक्षिणी भाग पे इसे टकरा के रगड़ करती हुई चलती है। इसके बाद से यहाँ पे वर्षा काफ़ी ज़्यादा वर्षा कर देती हैं, ठीक है। लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा करती हैं यहाँ पे जो हवाएं होती हैं, ठीक है। और जो खंभात खाड़ी वाला जो इसका शाखा है वो आगे निकल कर काफ़ी ऊपर चली जाती है। और यहाँ जो एक पर्वत है, यहाँ अरावली रेंज है। अब चूँकि अरावली रेंज पे यहाँ पे बारिश नहीं कर पाती, इसलिए नहीं बारिश कर पाती है कि ये हवाओं के लगभग समानांतर है, ठीक है। समानांतर होने के कारण से इसमें रुकावट नहीं आ पाते हैं, हवा सीधे निकल जाते हैं, वर्षा नहीं हो पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे सीधे निकल जाती हैं। और जो इधर की जो शाखा होती है ये गोदावरी नदी या महानदी से आने वाली जो शाखा यहाँ पे आके नागपुर पठार है, ठीक है। यही नागपुर पठार पे दोनों का सम्मिलन होता है, जो अरब सागर वाली जो शाखा होती है और इधर से पश्चिमी जो बंगाल की खाड़ी वाला शाखा है, दोनों का मिलन होता है और नागपुर पठार पे काफ़ी वर्षा करती है, ठीक है। ये चक्रवाती वर्षा यहाँ पे हो जाती है, दोनों के मिलने से चक्रवाती वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और आगे भी यहाँ महानदी से अंदर तरफ जाती है जो मानसूनी पहुँच जाते हैं। और वो छत्तीसगढ़ मैदान में, चूँकि ये काफ़ी की चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, यदि पवन निकलना नहीं पाती है वहीं पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा कर देती हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना ज़्यादा वर्षा हो जाता है कि वहाँ पे धान के फसल के लिए काफ़ी अनुकूल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए वो क्षेत्र है धान के कटोरा कहा जाता है,
ठीक है। यहाँ पे वर्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर और जो हवाएं होती हैं ऊपर से, ये पश्चिमी बंगाल होते हुए जितना भी पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, अरकान नोया पहाड़ी है वहाँ पे, या मिसमी अबोर जो पहाड़ी है वहाँ पे तक पहुँच जाती हैं। यहाँ से बीच में सुरमा घाटी है, ठीक है, असम के पास में सुरमा घाटी है, वहाँ से हवाएं प्रवेश कर जाती हैं। और यहाँ पे भी जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी हैं, ठीक है, ये जिस मेघालय क्षेत्र में है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, वहाँ पे दक्षिणी भाग में टकरा कर काफ़ी ज़्यादा वर्षा करती है, ठीक है। और ये चूँकि एरिया काफ़ी कीपाकार है, यह पवन के निकलने लायक नहीं है, इस वजह से और भी ज़्यादा वहाँ पे वर्षा करती है। वहीं पे जो विश्व का सर्वाधिक जो वर्षा का क्षेत्र है चेरापूंजी, वहीं पे है। उसके बगल में एक गांव है मानसीराम, ठीक है, वहाँ पे विश्व का सर्वाधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है, फिलहाल के लिए मानसीराम को ही माना जाता है, ठीक है। तो वो यहीं पे मेघालय में ही अवस्थित है, ठीक है। और ये पश्चिमी बंगाल में ये बांग्लादेश में बारिश नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ पे ये कोई भी उच्चावच उतना नहीं है, पूरी प्लेन एरिया है, इस वजह से हवाओं को रोकने का कोई वहाँ पे उच्चावच नहीं है, इस वजह से हवाएं सीधे निकल जाती हैं, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, जबकि बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आती है। इस वजह से कि इधर जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं, जो हिमालय का जो पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे काफ़ी वर्षा होती है। वहाँ से जो नदी में ब्रह्मपुत्र नदी या मेघना नदी, कई नदी हैं, वहाँ के द्वारा बाढ़ के रूप में ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। और ये हवाएं जब जाती हैं कि उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं सब, मणिपुर चाहे और नागालैंड, जितने भी पहाड़ियाँ हैं, अबोर मिसमी पहाड़ियाँ, उसे टकरा करके और इसी में काफ़ी ज़्यादा वर्षा करती हैं। यहाँ से बाहर निकलने का जगह नहीं है, इसलिए फिर इसी का हिमालय के पैरेलल ही आती हैं और गंगा मैदान में, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। और हवाएं इसके साथ साथ भी आती हैं, और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ती जाती हैं, इसके नमी की मात्रा कमी हो जाती है, इस वजह से वहाँ पे वर्षा भी कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि बीच में बंगाल की खाड़ी पड़ रहा था, जो ये हवाएं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जा रही थी, तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी को लेकर के या आर्द्रता को लेकर के और इस भाग में वर्षा करते हुए निकल रही थी, ठीक है। और जैसे जैसे आगे पश्चिम की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा वर्षा करते हुए धीरे धीरे नमी में कमी आती है, इस वजह से वर्षा भी कम होती जाती है, ठीक है। इस भाग में जो दक्षिणी पूर्वी जो प्रदेश हैं, नॉर्थ ईस्ट, इसमें काफ़ी ज़्यादा 200 से भी अधिक वर्षा करती हैं, ठीक है। जबकि आगे तक जाते जाते यहाँ तक पटना तो 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि इसके आगे और भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, ठीक है। दिल्ली तक जाते जाते इसका जो लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, ठीक है। वर्षा की मात्रा 55 सेंटीमीटर दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते मतलब कमी आ जाती है, ठीक है। और वो भी ज़्यादातर वर्षा उसी समय करते हैं कि जो हिमालय जो क्षेत्र हैं, हिमालय पर्वत हैं, उसके जो तलहटी वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि वहीं से जो हिमालय पर्वत से रगड़ करके या वहाँ उठने का हवा प्रयास करते हैं, जब नहीं उठ पाती हैं तो वहीं संघनन होकर के वर्षा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस भाग में जो हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, जबकि मैदान की तरफ का कुछ कम होता है, ठीक है। और ये जो हिमालय वाला क्षेत्र ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ भी वर्षा उतना ज़्यादा नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इस भाग में लगभग 21 जून तक आते आते काफ़ी पूरे क्षेत्र में, पूरे भारत में लगभग मानसूनी हवाओं का विकास हो गया रहता है। और अंत में राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते ये 15 जुलाई के आसपास पूरे राजस्थान के एकदम सबसे ऊपरी भाग में जो गंगानगर है, वहाँ तक ये हवाओं का जो मानसूनी हवा है वहाँ तक संचलन हो जाता है और वहाँ तक भी वर्षा करने लगते हैं, ठीक है। अब इसके पश्चात जो वर्षा ऋतु है, इस ढंग से हम लोग देख रहे हैं कि जो वर्षा का विकास हुआ है या मात्रा है, ये धीरे धीरे पूर्व से पश्चिम तरफ धीरे धीरे कम होता गया है, ठीक है। और ये भाग जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में पहुंच गया है। और ये इधर से सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज पर भी काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुआ है, जबकि यह विंध्याचल पर्वत, यहाँ पर भी वर्षा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वर्षा ऋतु का उत्पत्ति हुई है, या इस समय इसका जो मानसूनी हवा हो इसका संचलन होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो सूर्य का उत्तरायण तो पूरी तरह से कर्क रेखा पर हो गया, लेकिन 21 जून तक ही होता है। इसके बाद से
21 जून के बाद से सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगता है। ठीक है, तो जिस समय सूर्य दक्षिणायन धीरे धीरे होने लगता है तो धीरे धीरे जितना ITC बेल्ट है धीरे धीरे इसका खिसकाव दक्षिण की तरफ होने लगता है। ठीक है, इसके बाद से धीरे धीरे वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और तथा जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु आती है। ठीक है, ये 1 सितंबर से हवाओं जो मानसूनी हवा है उसका लौटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब हवाएं वापस लौटना शुरू कर देती हैं तो उसको रिट्रीट ऑफ मानसून कहते हैं या मानसून का लौटना की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अभी समय हम लोग देखते हैं कि 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में स्थिति क्या होती है। ठीक है, तभी हम लोग देखते हैं कि इसका सूर्य के जैसे जैसे दक्षिणायन होते आ रहे हैं तो अब पूरे बेल्ट का भी धीरे धीरे खिसकाव होता जा रहा है और हवाओं की दिशा भी धीरे धीरे परिवर्तित होते जा रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे जो लो प्रेशर था धीरे धीरे अब हाई प्रेशर होना धीरे धीरे शुरू हो गया है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि 23 सितंबर का ये देख रहे हैं 23 सितंबर के आसपास फिर दोबारा सूर्य विषुवत रेखा पे चमकने लगता है। ठीक है, विषुवत रेखा 23 सितंबर को। अब इस समय स्थिति ये होती है कि जितने भी ITC जेट हैं, अब सूर्य का तो उत्तरायण दक्षिणायन हो गया लेकिन अभी ITC जेट हैं अभी पूरी तरह से अभी उसका दक्षिणायन नहीं हो पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जो ITC जेट होती हैं धीरे धीरे दक्षिण की तरफ खिसकती हैं। ठीक है, तो अभी भी ये यहाँ पे तापमान कुछ ज़्यादा ही बना हुआ है और आर्द्रता भी ज़्यादा है, इस वजह से इस क्षेत्र में काफ़ी उमस का मौसम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको द्वितीय ग्रीष्म का संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, द्वितीय ग्रीष्म का इसको संज्ञा दिया जाता है। और यहाँ पे पश्चिमी जेट धीरे धीरे आने लगता है। ठीक है, जैसे ये जो जेट है पश्चिमी जेट था, जो जेट धारा था वो तो निरंतर संचालित होता था, केवल जो भारत के जो भाग था इस भाग से हट जाता था वहाँ तापमान कम होने के कारण, लेकिन फिर पुनः ये दोबारा से स्थापित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक